हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी एनसीईआरटी की क्लास है और हम एनसीईआरटी में यहाँ क्लास 7 का एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लेसन वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, यानी एक दिन में आपका एक लेसन कंप्लीट हो रहा है। अगर इससे पहले आपने 6th क्लास की एसएसटी की क्लास नहीं देखी है एनसीईआरटी की, वो आप वो देख सकते हैं। मैंने 6th क्लास की पूरी एसएसटी आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है और 7th क्लास की हम कल से शुरू कर चुके हैं। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है, यानी सेकंड लेसन है, और दूसरा लेसन है हमारा आज का मौसम को समझना। आज का टॉपिक यही है इस लेसन का, तो हम इसको भी कवर करेंगे। तो अगर इससे पहले कि नहीं देखा है आपने तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, और 6th क्लास की आपको देखनी है तो आप वहाँ से देखेंगे, क्योंकि 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी ही पड़ती है, चाहे हम किसी भी उसका एग्ज़ाम दें, है ना। टीसीएस का दें, ट्रिपल एससी का दें, एलटी ग्रेड का दें, जीआईसी का दें, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी, सीटेट का दें, यूपी टेट का दें, सुपर टेट का दें, तो हमें जो है ना एनसीईआरटी तो पढ़नी है। बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं आप, है ना, चाहे जिसके लिए भी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। तो ये एकदम सबके लिए है, पर मेन मैं एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए चला रही हूँ, तो आपको यूज़फुल है आपके लिए, ठीक है। पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला काम यही करिए कि स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भाई प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये है स्टडी विद अनु, ठीक है। तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हर किसी को जो भी बेनिफिट लेना चाहता है इस क्लास का वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आज पेन को कर लेते हैं चेंज, ब्लू ही रखें क्या? चलो ब्लू ही रखते हैं। चलो पहले शुरू करते हैं मौसम को समझना। तो मौसम में परिवर्तन ही स्वयं एवं विश्व के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त है, और ये कोट दिया हुआ है मार्शल प्रूस्ट, फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं जिनका नाम है मार्शल प्रूस्ट, ठीक है। ये फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं और इन्होंने कहा है कि मौसम में परिवर्तन ही स्वयं एवं विश्व के नवीकरण के लिए पर्याप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भाई चित्र दिया हुआ है, देख लेते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं। तो मौसम से रिलेटेड ये चित्र दिया हुआ है हमारा। तो क्वेश्चन है, हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? भारी वर्षा, तूफान, सूखा और तापलहर, हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणियाँ किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम यहाँ पर ढूंढने वाले हैं, ठीक है, आज के इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखो भाई, सबसे पहले तो एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारी जो लेयर्स हैं वायुमंडल की वो दी हुई हैं, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी की ऊपर की वायुमंडल की जो लेयर है वो दी हुई है। तो सबसे नीचे आपको पता है, जब स्टार्ट होता है वायुमंडल हमारा, जहाँ से हम शुरू करते हैं नीचे से यानी ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है क्षोभमंडल का लेयर, है ना, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक। उसके बाद का जो लेयर आता है वो आता है आपका क्षोभ सीमा, जो कि ट्रोपोपॉज कहलाती है। उसके ऊपर आपकी ओजोन लेयर आती है, यानी कि ओजोन की परत, जो अल्ट्रावायलेट हमारी किरणों से यानी वेव से हमारी रक्षा करती है, ठीक। उसके बाद आपका समताप मंडल आ जाता है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। और उसके बाद हमारा बहिर्मंडल आता है, ठीक। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें किस तरह से ये दी हुई हैं। स्टार्ट करें। मौसम और इसके तत्व। आप सर्दी की एक सुबह उठते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए आप भारी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में आप ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जो आपका ठंडा रखने में सहायक होते हैं और आरामदायक लगते हैं। आपका शरीर मौसम का अनुभव करता है और आप अपने शरीर के संकेतों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। अब बात करते हैं कि मौसम क्या है।
तो किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। किसको? किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। किंतु वायुमंडल क्या है? तो सरल शब्दों में कहें तो ये एक गैसीय परत है। क्या है? वायुमंडल एक गैसीय परत है। तो जितना अंडरलाइन कर रही हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला बात पता चली कि मौसम क्या है। तो मौसम किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। ठीक, दूसरी बात पता चली कि वायुमंडल क्या है। तो भाई वायुमंडल एक गैसीय परत है। क्या है? वायुमंडल एक गैसीय परत है, ये बात पता चली हमें। ठीक, जो कुछ ग्रहों को घेरे रहती है। पृथ्वी के संदर्भ में इन गैसों को हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना अनेक परतों वाले केक से की जा सकती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जैसे कि अभी हमने चित्र में देखा। ठीक है, कि जो पृथ्वी के सबसे निकट वाली परत है वो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर कहलाती है। और यही वह क्षेत्र है जहाँ सभी स्थलीय वनस्पतियाँ एवं प्राणी मानव सहित निवास करते हैं। तो हम भाई क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर वाले उसमें निवास करते हैं। ठीक है, और श्वास लेते हैं। इसी परत में लगभग सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं जो घटती हैं वो लगभग इसी परत में आपकी घटती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात पता चली कि अगर क्वेश्चन आता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटती हैं, तो भाई क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर वाले क्षेत्र में मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो घटती हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। यानी कि इस लेसन में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है आपका वो पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो क्षोभ मंडल पूरा का पूरा आपका 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो ये किलोमीटर भी पूछने में आता है कि क्षोभ मंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक है। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। ध्रुवों, जहाँ ठंडी वायु सिकुड़ती है। तो ध्रुव किसको कहते हैं? तो ध्रुव वो हैं जहाँ पर ठंडी वायु सिकुड़ती है। ठीक है, वो ध्रुव है। ध्रुवों पर ये परत पतली होती है, यानी कि जो क्षोभ मंडल की परत है वो ध्रुवों पर पतली हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ठंडी वायु सिकुड़ती है। और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र पर यह परत मोटी होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर गर्म वायु फैलती है। तो उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र पर ये परत मोटी होती है। अन्य परतों के बारे में आप अपनी विज्ञान की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने इसके बारे में तो क्या क्या पता चला? पहली बात पता चली कि पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली परत है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में सभी स्थलीय वनस्पति प्राणी मानव आदि क्या करते हैं? निवास करते हैं और सांस लेते हैं। ठीक है, इस परत में ही यानी क्षोभ मंडल वाली परत में ही सब लगभग सारी मौसमी संबंधी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की परत पतली होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर क्षोभ मंडल की परत मोटी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मौसम का वर्णन करने के लिए हम अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे गर्म, ठंडा, वर्षा, मेघाच्छादित, आर्द्र, बर्फीला, तूफानी। इनके माध्यम से हम मौसम के विभिन्न तत्वों को परिभाषित एवं अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सहिम वृष्टि। क्या लिखा है? सहिम वृष्टि। ठीक है, तो जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा कहलाती है सहिम वृष्टि। ठीक है, जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा कहलाती है सहिम वृष्टि। ठीक, ओला क्या है? तो आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे
ठोस टुकड़े जो हैं वो ओला कहलाते हैं। ठीक है, आकाश से बारिश के साथ में जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं ठोस, वो ओला कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल वाष्प क्या है? तो जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन होना जल वाष्प कहलाता है। ठीक है, जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन होना जल वाष्प कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौसम के तत्व। तापमान, देखो मौसम के तत्व, तापमान जिसको कि टेम्परेचर कहते हैं। वायुमंडल कितना गर्म अथवा ठंडा है, ये तापमान बताता है। ठीक है, तापमान का काम है वायुमंडल कितना गर्म और ठंडा है, ये हो गया आपका तापमान। वर्षण, प्रेसिपिटेशन, जल के वे सभी रूप जैसे वर्षा, हिम, सहिम वृष्टि या ओले जो आकाश से पृथ्वी पे गिरते हैं, वो सारे वर्षण कहलाते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु का वह दबाव जिसे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। बात करते हैं पवन विंड की। वायु का संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित है, वो पवन कहलाती है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि चेन्नई का कृष्णन कश्मीर में रहने वाले आमिर से वार्तालाप कर रहा है। कृष्णन कह रहा है कि पिछली रात की वर्षा के बाद चेन्नई में ठिठुरन हो गई। आमिर पूछता है कि वहाँ कितनी ठंड है। कृष्णन आमिर को कैसे बताएगा कि चेन्नई में कितनी ठंड है। आखिरकार कृष्णन के लिए जो मौसम ठंडा है वो आमिर के लिए बहुत सुहावना हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आज इस टाइम पर अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। सुबह ऐसा मौसम नहीं था यहाँ का। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं कानपुर से हूँ और मैं कानपुर में रहती हूँ। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि आज जब मॉर्निंग में हम उठे तो बहुत तेज़ धूप थी। यहाँ पर 4-5 दिनों से बहुत गर्मी हो रही है और बहुत तेज़ धूप थी। तो सुबह कहीं से नहीं लग रहा था कि मौसम बदलेगा, बारिश होगी। और चूँकि जैसे कि आपको पता है नवरात्र के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में बारिश कभी नहीं होती है, लेकिन पता नहीं प्रकृति ने क्या अपना चेंज किया है इस साल। और इस साल बेमौसम बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है जगह जगह पे। आपने पंजाब का हाल देखा ही है, वैष्णो देवी वहाँ है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ में अभी तो वहाँ सब क्लोज़ कर दिया गया था। तो इतनी कटरा में कितनी मतलब बाढ़ हो रही है। और आज यहाँ पे मतलब कानपुर में बारिश, ये देखिए बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। तो पता नहीं कहाँ अचानक से क्या हुआ, यहाँ तो धूप निकली हुई थी सुबह और अचानक से थोड़ी सी बदली आई। तो लग नहीं रहा था कि बारिश होगी क्योंकि गर्मी बहुत थी, उमस हो रही है। लेकिन एकदम से ना बिजली दूर मतलब ऐसे आसमान में जब देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि कहीं बादल बहुत तेज़ हैं, हो सकता है कि कहीं पर बारिश हो रही होगी। मतलब ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे कि या तो बारिश होने वाली है दूर कहीं या फिर बारिश हो रही होगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। लेकिन अचानक से इतनी तेज़ आवाज़ आई बिजली कड़कने की और ऐसा लगा कि कहीं आसपास बिजली गिरी है। वैसे मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ना गिरी हो कहीं। लेकिन जितनी भी बर्ड्स थी, हमारे घर के आसपास पेड़ हैं, बर्ड्स इतनी तेज़, हम चढ़ गए तो बर्ड्स कितना जल्दी वो सब भागने लगी, इतना उड़ने लगी इधर उधर आसमान में। तो और फिर अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होगी और अभी भी बहुत कड़क रहा है मौसम। तो बारिश हो रही है और मौसम ठंडा हो गया है। कहाँ सुबह गर्म था और अभी ठंडा। तो आज ना इतनी बारिश हो रही है और अब इस टाइम पे हवा इतनी ठंडी हो गई है, एकदम ठंडा लग रहा है।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं, बातें हो गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कृष्णन ने अपनी ठंडक की अनुभूति आमिर को समझाना तब तक कठिन है जब तक तापमान को मापने का कोई सर्वमान्य साधन ना हो। ये बात मौसम के अन्य तत्वों पे भी लागू होती है और इस अध्याय में हम सामान्य मानकों का उपयोग करते हुए मौसम को मापने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आइए पता लगाएं आपके अनुसार मौसम के अधिक सटीक आकलन के क्या लाभ हो सकते हैं। ये क्या हो गया? मैंने ऑफ कर दिया है। अब आप शांत रहो और बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। चलो अपना खेलो बैठ के, अब बोलना नहीं, ओके। बच्चा जो है ना बच्चों के साथ रह के पढ़ाई करना, क्लास करना कितना बड़ा टास्क है मुझे अब पता चल रहा है। पहले मुझे लगता था कि इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी है, इतना क्या प्रॉब्लम का होगा मुझे, लेकिन पढ़ना और साथ में क्लासेस करना बहुत मुश्किल काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो खांसी, आइए पता लगाएं आपके अनुसार मौसम के अधिक सटीक आकलन के क्या लाभ हो सकते हैं। कुछ घंटे अथवा कुछ दिन पहले मौसम के विषय में पूर्व जानकारी आपको कुछ गतिविधियों की योजना बनाने में किस प्रकार सहायता करेंगी। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब होता है पहले से अनुमान या पता लगाना, जैसे मौसम के विषय में। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने प्रकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और मौसम के पूर्वानुमान हेतु इसके संकेतों को पढ़ना सीखा है। पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना, अंडे ले जाती हुई चींटियां, काष्ठफल या मेवे एकत्र करती हुई गिलहरियां, मेढकों की तेज टरटराहट अथवा यहाँ तक कि चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना आदि भी आने वाली वर्षा या तूफान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया है और आज भी भारत के अनेक भागों में लोग मौसम का पूर्वानुमान विशेषकर मानसून के आगमन के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति के संकेतों का अवलोकन। अब यहाँ पे भाई देख लेते हैं पिक में क्या क्या दिया है। तो ये देखो दिया है, चींटियों द्वारा अपने अंडे को ऊंचे स्थानों पर ले जाना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार है जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन विशेषकर भारी वर्षा का संकेत है। ठीक है, ये देखो दूसरा दिया है, पश्चिमी घाट के जंगल में वर्षा की संभावना में टरटराता हुआ एक मेढक। इस चित्र में क्या दिया है, चीड़ के शंकुओं को खुलना और बंद होना प्राकृतिक प्रक्रिया है जो वातावरणीय आर्द्रता से प्रभावित होती है। चीड़ के शंकु अपने बीजों की सुरक्षा हेतु आर्द्र परिस्थितियों में बंद हो जाते हैं और शुष्क परिस्थितियों में बीजों को बाहर फैलाने के लिए खुल जाते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि बीज अनुकूलन मौसम में फलते फूलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मौसम विज्ञान एक शब्द दिया है, तो मौसम और इसके विकास का व्यवस्थित अध्ययन है और यही अध्ययन मौसम के पूर्वानुमान का आधार है। ठीक है, आइए पता लगाएं। तो ये नहीं देखना है, हमें आगे देखते हैं। पिछली कुछ शताब्दियों में वैज्ञानिकों ने मौसम के तत्वों को बहुत ही सटीकता के साथ मापने और निरीक्षण करने के तरीकों पर काम किया। विभिन्न जानकारियों के आधार पर मौसम विज्ञानी ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि मौसम किसी प्रदेश विशेष में कुछ घंटों, कुछ दिन अथवा यहाँ तक कि कुछ सप्ताह बाद कैसा होगा। वे यह कैसे करते हैं? क्या वे केवल आकाश को देखकर अनुमान लगाते हैं? नहीं, उनके पास कुछ आधुनिक उपकरण होते हैं और अब हम उनमें से कुछ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो उपकरण है, मौसम मापन के उपकरण। तो सबसे पहले है तापमान। तो चलो भाई पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो क्लास 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा में आपने तापमान को मापने वाले विभिन्न तापमापी यंत्रों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि ज्वरमापी, क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। अपने तापमान मापने के पैमानों के बारे में भी सीखा। उनमें से एक सेल्सियस पैमाना है और दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस, जो 15 डिग्री सेल्सियस के रूप में लिखा जाता है, का ठंडा तापमान है और वो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो 59 फ़ारेनहाइट के रूप में लिखा जाता है, के बराबर होता है। ठीक है, वही जानकारी मिली हमको। अब देखो गर्मी में बर्फ़ शीघ्र पिघलती है। ये देखो भाई इसमें दिया हुआ है।
तो यहाँ देखो गर्मी में बस शीघ्र पिघलती है, ये देखो इस चित्र में पता चल रहा है हमको, ठीक। और ये मेघाच्छादित मौसम, यानी कि यहाँ पे ठंड हो रही है। सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है, मम्मा लगाने की कोशिश कर रही है बालों में लेकिन नहीं लग पा रहा है। ठंड मौसम में दही जमने में अधिक समय लगता है, तो दही भी नहीं जम पाया ठंड के मौसम में भाई, बहुत टाइम लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। परिवेश, परिवेश हमारे आसपास का वातावरण होता है, ठीक। सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो प्रतिरूपों को पहचानने, घटनाओं को समझने अथवा भविष्यवाणियाँ करने के लिए सूचना अथवा आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण की जो तकनीक है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तापमापी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य रूप से हमारे आसपास के परिवेश के तापमान को मापते हैं, जबकि अन्य तापमापी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापते हैं, ठीक। तापमापी प्रायः रंगीन द्रव का उपयोग करते हैं जो तापमान बढ़ने पर फैलता है। क्या करता है? तापमान बढ़ने पर फैलता है। हालांकि अंकी यानी कि डिजिटल तापमापी को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि वे ज़्यादा सटीक होते हैं और अधिक आंकड़े दर्ज कर सकते हैं। वास्तव में तापमान के रिकॉर्ड का उपयोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह करने में भी किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित हैं। पहला है ताप सीमा अथवा एक विशेष अवधि, सामान्यतः 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाना ताप सीमा कहलाता है। औसत दैनिक तापमान में क्या होता है? औसत दैनिक तापमान मतलब दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़कर प्राप्त संख्या को 2 से विभाजित करने पर प्राप्त मान औसत दैनिक तापमान कहलाता है। भारत मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई? तो भारत मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में हुई। ये इम्पोर्टेंट है। इसका आदर्श वाक्य है आदित्यात जायते वृष्टि। और यहाँ पर हम लोगो भी देख सकते हैं, ये देखो, भारत मौसम विज्ञान विभाग आदित्यात जायते वृष्टि इसका आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है। ये वाक्यांश प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है, याद रखिएगा। और इस पूर्ण वाक्य का अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से भोजन या अन्न प्राप्त होता है और भोजन या अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्य से वर्षा क्या होती है? क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? तो भाई सोचिए और बताइए। चलो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एमपी का जो है एक नगर के तापमान को तालिका के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या है। तो ये देखो, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान इस तरह से इसमें दिया हुआ है। चलो, अब यहाँ पे हम वर्षण के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है वर्षा मापी का, आप देख सकते हो। ये वर्षा मापी, इसको वर्षा मापी कहते हैं। इसमें ये जो पूरी नली है ये कहलाती है मापन नली। क्या कहलाती है? मापन नली। और यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 5 ये सब जो दिया हुआ है, नंबरिंग जो दी है 1 2 3, ये ताप मापन का पैमाना कहलाता है, ठीक है। ये पैमाना है, ठीक। अब संग्राहक कीप क्या है? तो ये है भाई संग्राहक कीप। ये जो कीप है पूरी, ये संग्राहक कीप कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्षण, यदि ये समाचार मिलता है कि किसी स्थान विशेष पर 30 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो इसका क्या तात्पर्य है? वर्षा को कैसे मापा जाता है? वर्षा की मात्रा को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे वर्षा मापी यानी कि रेन गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन गेज, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। जब वर्षा होती है तब जल संग्राहक कीप में गिरता है और उसे बेलनाकार नली में एकत्रित कर दिया जाता है। एकत्रित किए गए वर्षा जल की गहराई को मापने के लिए नली पर एक मापक अंकित रहता है। जब एकत्रित किए गए जल की ऊंचाई 5 मिलीमीटर होती है तो हम कहते हैं कि क्षेत्र में 5 मिलीमीटर वर्षा हुई है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं अब हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब को। हमारा शरीर
तापमान और वर्षा से भली भांति परिचित है, किंतु आपने ये भी अनुभव किया होगा कि आंधी तूफान से पहले मौसम भारी सा लगता है ना। ये वायुमंडलीय दबाव से संबंधित है, जो वायु के भार के द्वारा हमारे ऊपर और आसपास लगाया जाता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट के पास अधिक होता है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं ये कम हो जाता है। जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो नीचे के मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर वायु हल्की हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु का दबाव कम हो जाता है और हमारे फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। रक्त में कम ऑक्सीजन जाने के कारण आपका शरीर आपको गतिशील रखने के लिए अधिक परिश्रम करता है, और यही कारण है कि लोग कभी कभी उच्च स्थानों पर सांस फूलना, चक्कर आना अथवा थकावट आदि का अनुभव करते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वायुमंडलीय दाब नीचे के मैदानों में अथवा तटों पर हमेशा अधिक होता है। ये कभी कभी नाटकीय रूप से गिर जाता है, और इसे मौसम विज्ञानी गर्त डिप्रेशन अथवा निम्न दबाव तंत्र, लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं, जो कभी कभी तूफान अथवा चक्रवात का रूप भी ले सकता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण को वायु दाब मापी क्या कहते हैं भाई? वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर कहा जाता है। तापमापी यंत्रों की तरह वायु दाब मापी यंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। वे सामान्यतः जो इकाई प्रदर्शित करते हैं वह मिलीबार है, यानी कि MB। समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग, समुद्र तट पर कितना वायुमंडलीय दाब होता है? लगभग 1013 मिलीबार होता है। 1000 मिलीबार से कम का वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने का संकेत देता है। ठीक है। अब पर्यानुकूलन एक शब्द है, तो पर्यानुकूलन मतलब होता है नई जलवायु अथवा नई परिस्थितियों में स्वयं का समायोजन, पर्यानुकूलन कहलाता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को ये सलाह दी जाती है कि वे शरीर के पर्यानुकूलन के लिए मार्ग में विश्राम करें। हमारे सैन्यकर्मी ऊंचाई वाले स्थानों पर सेवाएं देते हैं, जैसे लद्दाख में खारदुंगला। ठीक है। ये स्थान जो है वो समुद्र तल से 5600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है। तो लद्दाख में एक जगह है खारदुंगला, और ये समुद्र तल से 5600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। ये कल्पना करना कठिन है कि वे ऐसे स्थानों पर कैसे रहते हैं और अनवरत सुरक्षा करते हैं। वहाँ ऑक्सीजन का स्तर इतना कम है कि वायुमंडलीय दाब लगभग 650 मिलीबार होता है। ठीक है। तो ये देखो आप खारदुंगला टॉप देख सकते हो। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये लगाया गया है खारदुंगला टॉप, 18,380 फीट। ठीक है। हाईएस्ट मोटोरेबल रोड इन द वर्ल्ड, हिमांक दिया हुआ देखो यहाँ पे। वहाँ चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पवन की। उच्च दबाव वाले क्षेत्र में निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु का प्रवाह ही क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। ठीक है। जब हम पवन का वर्णन करते हैं तब गति और दिशा पवन के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्या आपने बीजों को इस प्रकार से पवन में उड़ते देखा है? अगर पवन ना होती तो इन बीजों का क्या होता? तो भाई मैंने तो देखा है, आपने देखा है क्या? मैंने तो ये रुई वाले बीज बहुत देखे हैं, और ये वाले भी मैंने ये वाले देखे हैं। एक सेकंड मैं बताती हूँ। ये वाले देखे हैं, ये रुई वाले देखे हैं, ये वाले भी देखे हैं, ये वाले भी देखे हैं मैंने, ये वाले, तो ये सब देखे हैं। ठीक है। पवन मौसम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त वायुयान चालकों और नाविकों को पवन संबंधी आंकड़ों की जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पवन उड़ानों और नौकायान को बहुत प्रभावित करती है। कृषक भी पवन की दिशा का प्रयोग आने वाली वर्षा की दिशा का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। साथ ही तीव्र गति वाली पवन मिट्टी के जल्दी सूखने का कारण बनती है। हम पवन की दिशा और गति को कैसे मापते हैं? तो वात दिक्सूचक यंत्र, विंड वेन में एक घूमने वाला फलक होता है, जिसके एक छोर पर एक सूचक या पॉइंटर और दूसरे छोर पर पूंछ होती है। जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है और तब सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाता है। ये यंत्र मंद पवन में भी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है। ये देखो, पक्की सड़क पर वात दिक्सूचक यंत्र बाएं और पवन वेग मापी एनीमोमीटर दाएं बना हुआ है। ठीक है।
ये देखो, आप देख सकते हो है। हवाई अड्डों पर वात दिक्सूचक यंत्र को वात शंकु यानी कि विंड शॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंड शॉक। वायुयान चालकों को ये उड़ान भरते, टेक ऑफ और उतरने, लैंडिंग के समय पवन की दिशा का संकेत देता है। इसी तरह वात शंकुओं का उपयोग राख अथवा गैस निस्तारित करने वाले उद्योगों में भी किया जाता है। पवन की गति और दिशा को मापने के लिए सबसे सरल उपकरण पवन वेग मापी एनीमोमीटर है। ठीक है, ये इसमें 3 अथवा 4 धातु के प्याले होते हैं जो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर घूमते हैं। पवन जितनी तेज बहती है, घूर्णन उतना ही अधिक होता है। तल पर लगा हुआ मीटर ये गिनता है कि पवन वेग मापी एक निश्चित समय में कितनी बार घूमता है और पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्द्रता पर। हमारी सूची में मौसम का अंतिम तत्व आर्द्रता है, जो वायु में जलवाष्प की मात्रा को प्रदर्शित करती है। ये तापमान, पवन, वायु दाब और स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता को मापने के तरीकों को सीखकर हम इन प्रश्नों के उत्तर अधिक सटीकता से दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में दिए गए जल की अवस्था वाले पाठ का स्मरण करना चाहिए। ये हमें आर्द्रता को कैसे मापते हैं को समझने में सहायता करेगा। अब हम पुनरावलोकन कर लेते हैं भाई। जब जल वाष्पित होता है तो यह शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक यानी कि उच्च आर्द्रता है तो जल धीरे धीरे वाष्पित होगा। ऐसा सामान्यतः वर्षा के दिनों में होता है। ठीक है, वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। यदि वायु में बिल्कुल भी जल वाष्प नहीं होगी तो प्राकृतिक परिस्थितियों में असंभव है ये। ठीक है, तो उसमें 0% आर्द्रता होगी, जबकि जलवाष्प में संतृप्त वायु में अपेक्षित आर्द्रता 100% होती है। व्यवहारिक रूप से शुष्क मौसम में आर्द्रता 20% से 40% के बीच होती है, जबकि आर्द्र मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता 60% से 80% के बीच होती है। लेकिन हम ऐसी संख्याओं को कैसे मापते हैं? यह आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर नामक उपकरण की सहायता से किया जाता है। पुनः आर्द्रता मापी भी कई प्रकार के होते हैं जो उनके सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जैसी अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में आर्द्रता का मापन बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालयों में भी आर्द्रता की निगरानी की जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मौसम केंद्र, जिसको कि वेदर स्टेशन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमें किसी विशेष स्थान और समय पर मौसम को मापने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। मौसम केंद्र में सभी उपकरण लगे हुए होते हैं, जिससे मौसम का आकलन और निगरानी ट्रैक करना सरल हो जाता है। सभी उपकरणों की मापों का अध्ययन नियमित अंतराल पर होता है, जो मौसम के मानचित्रण और पूर्वानुमान में सहायता करता है। ठीक है, स्वचालित मौसम केंद्र यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। स्वचालित मौसम केंद्र एक ऐसा स्वचालित यंत्र है जो मौसम के आंकड़ों जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दाब आदि को मापने और दर्ज करने के लिए विभिन्न संवेदकों सेंसरों का उपयोग करता है। इन केंद्रों का उपयोग कृषि, विमानन, नौकायन, पर्यावरणीय निगरानी आदि में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक और समयबद्ध मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे अनदेखा ना करें। वर्ष 2023 में ये देखो, सिक्किम की एक हिम झील में स्थापित स्वचालित मौसम केंद्र लगा हुआ है। ये देख सकते हो आप इस पिक में, इस तरह से स्वचालित मौसम केंद्र लगे होते हैं। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम की एक हिम झील ग्लेशियर लेक पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया। ठीक है, ये केंद्र आने वाले मौसम की परिस्थितियों के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। तो भाई, सिक्किम की एक हिम झील में स्थापित है स्वचालित मौसम केंद्र, जिसको 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो है इसमें किया था। ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान। तो मौसम विज्ञानी लंबे समय तक इन उपकरणों का प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित करते हैं। वे आंकड़ों का अध्ययन करते हैं
और मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। आजकल इस तरह की भविष्यवाणियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी गंभीर मौसमी घटनाएं अधिक होती जा रही हैं। तो ये देखो भाई, चित्र दिया हुआ है, ये भारत का मैप है पूरा। यहाँ पर 19 मई 2024 को भारत में मौसम की चेतावनी दी है। तो हरा रंग का मतलब है कि कोई चेतावनी नहीं है। तो देख लेते हैं भाई कि ग्रीन कलर है क्या यहाँ पे। तो भाई ग्रीन कलर कोई भी नहीं है। ठीक, नहीं दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला ग्रीन कलर की बात नहीं, अच्छा नहीं, ग्रीन कलर दिया ही नहीं है इसमें, तो कोई चेतावनी नहीं है, ऐसा वाला कोई भी नहीं है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाला जो लाइट वाला येलो है, ये है ध्यान दे, अद्यतन रहे। तो भाई ये कितना एरिया देखो घेर लिया है पूरा। देखो यहाँ पर ये अरुणाचल, ये देखो सिक्किम वाला एरिया भी पूरा है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सारा एरिया ध्यान देने वाला है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर का उड़ीसा, ठीक है, ये इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर इधर महाराष्ट्र, ये सारा एरिया जो है ये सारा एरिया से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑरेंज वाले में क्या है, सतर्क रहें, तैयार रहें। तो आप देखो ये गुजरात वाला पूरा रीजन, ठीक है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है यहाँ पर, हाँ, यूपी वाला क्षेत्र आ गया, बिहार आ गया, उत्तराखंड आ गया, ये पूरा, और ये असम का, सॉरी, ठीक है। तो ये इतना क्षेत्र आपका ऑरेंज कलर का है। ठीक है, नीचे देख लो, नीचे यहाँ पे कर्नाटक भी दिया हुआ है आपका। आगे देख लो, चेतावनी कार्रवाई करें। तो चेतावनी वाला भाई आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, और ये इधर ये केरल का क्षेत्र है रेड पे। और कहाँ है रेड? और भाई रेड है यहाँ पे इधर वाले एरिया में, राजस्थान के, ये आपका पंजाब, और ये हिमाचल वाला एरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ पे कोहरा है, कहाँ भारी वर्षा हो रही है। तो भारी वर्षा वाला, कहाँ पे मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो बादल उसी तरह से बने हुए हैं, जिसमें भाई ये 2 वाली बिजलियाँ हैं, वो सहिम वृष्टि हो रही है वहाँ पर। जहाँ पर 1 बिजली वाला ये दिया हुआ है, तो वहाँ पे गरज और चमक हो रही है ना, इस तरह से है ये मैप। आगे देखते हैं। मौसम का सटीक पूर्वानुमान हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार करने में सहायता करता है। पूर्वानुमान स्थानीय सरकारों को संसाधन जुटाने और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि समुद्र में तूफ़ानी मौसम की आशंका है, तो मछुआरों को अपनी नावों को बाहर निकालने के बारे में चेतावनी दी जाती है। या चक्रवात की आशंका है, तो पूरे तटीय क्षेत्र को खाली कराना पड़ सकता है। ठीक, भारत के मानचित्र को ध्यान से देखिए, और ये मानचित्र भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 19 मई 2024 को जारी किया गया था, जो हमने देखा। प्रतीकों का अध्ययन इसमें हमने किया। तो आइए पता लगाएं, चलिए इसको छोड़ो, आगे बढ़ने से पहले तो यहाँ पे लेसन होता है हमारा फिनिश कर लेते हैं रिवीजन। तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन और वायुमंडलीय दाब मिलकर किसी स्थान विशेष पर मौसम को परिभाषित करते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ इसमें पढ़ी। इन तत्वों की स्थिति को विशेष उपकरणों का प्रयोग करके मापा जाता है। इनसे एकत्रित आंकड़े हमें मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। अलग अलग समय या परिस्थितियों में मौसम का कोई एक तत्व प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए, जुलाई में वर्षा, मई और दिसंबर में तापमान,
चक्रवात के गतिशील होने पर वायुमंडलीय दाब, लू, गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली तेज़ गर्म और धूल भरी हवा होती है कि चलते समय अथवा जंगल में आग के फैलते समय पवन। मौसम का जलवायु से गहरा संबंध है, इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, मौसम के तत्वों को मापने वाले उपकरणों के साथ मिलान कीजिए। तो भाई आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल कब करते हैं? आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। पवन वेग मापी यानी कि एनीमोमीटर का यूज़ हम कब करते हैं? तो हम पवन का यूज़ करते हैं वायु की दिशा और गति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर का यूज़ हम वायुमंडलीय दबाव के लिए करते हैं। ताप मापी यानी थर्मामीटर का यूज़ हम तापमान मापने के लिए करते हैं। और वर्षा मापी यानी रेन गेज का यूज़ हम वर्षण प्रेसिपिटेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन छोड़िए, कल्पना की ये भी छोड़ना। तो हमने पहला वाला देख लिया, तो ये याद कर लीजिएगा भाई, प्रयुक्त उपकरण और मौसम के तत्व, ये इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में। ठीक, और ये इनकी पोयम चल रही है डिंग डोंग बेल। ध्यान दे, डोंट शांत। ACT एक्चुअल अर्थात वास्तविक है, NOR मतलब होता है नॉर्मल अर्थात सामान्य। अच्छा, ये सब इसका दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ये वाला चैप्टर फिनिश। तो आई होप आपको ये आज का लेसन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का ये लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, बहुत आवाज़ें आई हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये स्कूल की छुट्टी है इसकी, इसलिए बहुत शैतानी दी इसने आज। हाँ, छुट्टी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। चलिए, कल हम पढ़ेंगे इसका लेसन नंबर 3। ठीक है, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।